गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। तो हम बात कर रहे थे अपने एफेड्रा की। कल की क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था अपना थर्ड मेंबर फोर्थ यूनिट का एफेड्रा। तो कल तक क्लास में हमने एफेड्रा के बारे में पढ़ा था कि एफेड्रा की कितनी जातियाँ होती हैं, भारत में इसकी कितनी जातियाँ पाई जाती हैं, सब कुछ हम देख चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने एफेड्रा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। बाह्य आकारिकों को देखेंगे कि हमें बाहर से देखने पर एफेड्रा का पादप किस प्रकार से हमें दिखाई देता है और इस पादप की जो जड़, तना, पत्तियां हैं उनमें कौन कौन सी संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो जो एफेड्रा का पादप होता है, आप कल आपको पता लग ही गया होगा कि एफेड्रा का पादप सामान्यतः कैसा होता है, अपना स्पोरोफाइटिक होता है। कैसा होता है ये अपना प्लांट? स्पोरोफाइटिक होता है, अर्थात बीजाणुद्भिद होता है। और बीजाणुद्भिद का मतलब होगा इसमें 2n स्टेज हमें देखने को मिलेगी। और इसका पादप बीजाणुद्भिद होने के साथ साथ में हमें छोटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? छोटा। इसका जो तना होता है सामान्यतः हरे रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? हमें हरे रंग का दिखाई देता है। और थोड़ा सा ये काष्ठीय भी होता है। कैसा होता है ये? काष्ठीय, बुड़ी। ठीक है, तो हरे रंग का और काष्ठीय दिखाई देता है। पादप छोटा है, तना हरे रंग का और काष्ठीय है। पादप ज़्यादा लंबाई वृद्धि नहीं कर पाता है, छोटा पादप ही ये हमारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफेड्रा पादप। अब इसमें इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं हम रूट की, या फिर जिसको हम कहते हैं जड़। ठीक है, तो एफेड्रा में जो जड़ें होती हैं वह मूसला मूल प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? यहाँ पर मूसला मूल, टैप रूट पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, टैप रूट सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलेगा। मूसला मूल क्या है? पूरे चारों तरफ बिखरी हुई रहती है। ठीक है, और ये टैप रूट का काम करती है। जो मूल होती हैं अपने भूमि में आगे की तरफ वृद्धि करती जाती हैं। ठीक है, उनमें अपनी कौन सी वृद्धि होती है? अपनी गुरुत्वाकर्षण के अनुसार। और जैसे गुरुत्वाकर्षण अंदर की तरफ अपना फोर्स को लेता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर अपनी को गति पाई जाती है, अर्थात इसमें गुरुत्वानुवर्ती गति देखने को मिलती है। और गुरुत्वानुवर्ती में धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब गुरुत्वाकर्षण के दिशा में ही। तो मूसला मूल यहाँ पर अपनी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति को दिखाता है। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मोमेंट्स को ये दिखाता है। ठीक है, उसके बाद में जो मूसला मूल जब आगे की ओर वृद्धि करती है अंदर की ओर भूमि में, तो ये अपने जलीय पदार्थों को और पोषक पदार्थों को क्या है, अवशोषण का काम करती है। तो ये क्या करेगी? वाटर एंड मिनरल्स को क्या करेगी? ये एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, एब्जॉर्वेशन का इसका काम करना होगा, अवशोषण करने का काम होगा। और यह पदार्थों को अवशोषित करके अपने पादपों को पहुंचाती रहती है। मूल जब जमीन में, भूमि में अंदर की तरफ वृद्धि करती हैं, तो मूल के शीर्ष पर, किस पर? मूल शीर्ष पर। तो मूल शीर्ष, और मूल शीर्ष को हम बोलते हैं रूट टैप या रूट एक्सिस। तो यहाँ पर हमें क्या है? मूल शीर्ष पर मूल गोप दिखाई देता है। तो मूल शीर्ष पर मूल गोप, ठीक है, मूल गोप की उपस्थिति मिलती है, अर्थात हमें रूट कैप दिखाई देता है। अब आप सोचते होंगे कि ये मूल गोप होता क्या है? तो मूल गोप किसी भी जड़ के शीर्ष पर पाई जाने वाली वह संरचना होती है जो कि मूल के शीर्ष भाग को आवृत करती है, प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? मूल गोप क्या है अपना? रूट कैप। मूल के शीर्ष पर पाए जाने वाली, मूल के शीर्ष पर पाई जाने वाली
मृदुत्कीय अर्थात पैरेनकाइमेटस, मृदुत्कीय कोशिकाओं का जाल क्या कहलाता है? हमारा मूल गोप या रूट कैप। और इस मूल गोप का काम क्या कार्य होता है? मूल के शीर्ष को सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन का वर्क करता है। तो ये अपना क्या है, ये अपनी मूल होती है। तो मूल का जो आगे का ये भाग होता है हमारा, ये हमारा क्या है, निरंतर वृद्धि करता है। और जब मूल हमारी भूमि में अंदर की तरफ वृद्धि करती है तो वृद्धि करने के बाद में जो हमारा ये मूल शीर्ष होता है वह वृद्धि के कारण थोड़ा सा घर्षणों के कारण जब भूमि में अंदर की तरफ वृद्धि करेगा तो घर्षण पैदा होगा। तो घर्षणों के कारण ये क्या है, धीरे धीरे आश्रित होता रहता है, टूटता रहता है। तो इसके घर्षण को रोकने के लिए, घर्षण से होने वाले क्षरण को या आश्रय को बचाने के लिए इस मूल शीर्ष के बाहर हमें कुछ मृदुत्कीय कोशिकाओं का यहाँ पर नेटवर्क या जाल मिलता है जिसे हम बोलते हैं मूल गोप। तो ये है हमारा यहाँ पर मूल गोप और ये है हमारा क्या, मूल शीर्ष, ठीक है। तो ये क्या करता है, घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पर मूल के बारे में। मूल कैसी है, मूसला मूल है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती करती है, इसमें वाटर एंड मिनरल्स का ये एब्जॉर्ब करती है। मूल शीर्ष पर हमें मूल गोप मिलते हैं। मूल गोप आप जान चुके हो क्या है, कि मूल शीर्ष पर पाई जाने वाली मृदुत्कीय कोशिकाओं का समूह मूल गोप कहलाता है, जो कि घर्षण से सुरक्षा प्रदान करेगा, किसको, मूल शीर्ष को, ठीक है। तो इतना ये हो गया। एंजियोस्पर्म प्लांट में मूल गोप में अपना शांत बिंदु क्षेत्र भी पाया जाता है। तो वो आप जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम एंजियोस्पर्म प्लांट की, आपकी 3rd बुक है, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अपना मूल शीर्ष है वो अपना धीरे धीरे वृद्धि करता है और अपनी मूल में वृद्धि को शो करता है। तो मूल में यहाँ पर हमें हमारे अग्राभिसारी, कौन सा, अग्राभिसारी विकास हमें दिखाई देता है। मूल का यहाँ पर कौन सा विकास होगा, हमारा अग्राभिसारी, एक्रोपीटल टाइप का। और अग्राभिसारी प्रकार का जो विकास होता है उसमें क्या होता है, हमारे नए ऑर्गन्स तो आगे होते हैं और पुराने ऑर्गन्स हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये मूल का हमारा डायग्राम है। यहाँ पर अपने छोटे छोटे कुछ रोम हेयर, रूट हेयर पाए जाएंगे। तो ये है हमारे मूल रोम, ओके। वास्तव में तो ये इन मूल रोमों के द्वारा ही अपना क्या है, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्बेशंस किया जाता है। आपने 12th क्लास में, छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि जो अपना मूल होता है उसमें 4 भाग पाए जाते हैं। आगे का मूल शीर्ष भाग होता है और बीच का अपना विभुज्युतकी भाग होता है, तीसरा भाग होता है अपना दीर्घिकारी क्षेत्र होता है, फिर होता है अपना परिपक्व भाग। ऐसा पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वो अपन क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट में और बात करेंगे। अब उसके बाद में देखते हैं कि एपिड्रा में हमें तना किस प्रकार का दिखाई देता है। तो तने को देखेंगे अब हम कि तना यहाँ पर किस प्रकार हमें दिखाई देगा। तो तने की बात करते हैं अब हम। तो ये तो हमारी केवल जड़ की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गई, उसमें हमने बाहर से ही देखा है इसको, अभी एनाटॉमिकल रूप में नहीं देखा है, बाहर से ही हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, तने की। तना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम या फिर शूट, ओके। तो जो एफिड्रा का पादप है उसमें तना क्या है, छोटा होता है। कैसा होता है, यहाँ पर तना छोटा होता है, ठीक है। और इसका तना कैसा होता है, संधितगत होता है। कैसा होता है ये, संधितगत अर्थात जॉइंटेड होता है। कैसा होता है ये, जॉइंटेड होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्लास में कि संधितगत तना क्या होता है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं इसको। तो ये क्या है, हमारा कोई तना है,
ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, संधिगत तना, जॉइंटेड स्टेम। तो जॉइंटेड स्टेम में क्या होता है अपना, नोड और इंटर नोड। क्या, नोड और इंटर नोड, पर्व संधि और पर्व। तो ये है हमारी क्या, नोड, जिसको हम बोलते हैं पर्व संधि। तो ये है हमारी पर्व संधि। और दो पर्व संधियों के बीच में जो स्थान पाया जाता है ये है हमारा क्या, पर्व। क्या है ये, हमारा पर्व, जिसको हम बोलते हैं हम इंटर नोड। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटर नोड। दो पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व, ठीक है। तो ये एक हमारी नोड यहाँ पर है, तो ये दो पर्व संधियों के बीच में अपना भाग हो गया पर्व। तो जिस तने में हमें पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं वह तना होता है हमारा संधिगत। कैसा होता है हमारा, संधिगत, जॉइंटेड होता है। अब इसमें हम लिख देंगे कि यहाँ पर पर्व व पर्व संधियाँ, ठीक है, पर्व व पर्व संधियाँ यहाँ पर उपस्थित होंगी, देखने को मिलती हैं। तना कैसा है, छोटा है, संधिगत होता है। उसके अलावा इनका तना कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, फाइलेकॉइड होता है। कैसा होता है ये, फाइलेकॉइड होता है। अर्थात इनके तने में क्या होता, प्रकाश संश्लेषण भी होता दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है अपना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमें मिलती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पर हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा हरे रंग का फाइलेकॉइड्स तना होता है। जो हरे रंग का तना होता है जो उसको हम बोलते हैं पर्णाव स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको हम, पर्णाव स्तंभ, जो कि पर्ण की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो फाइलेकॉइड हो गया। फाइलेकॉइड्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पर्णाव स्तंभ। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर क्या होगा, संपन्न होगा। उसके अलावा इनका जो तना होता है वो अपने वृद्धि करता रहता है। इस पर अपने मेरिस्टेम पाए जाते हैं और मेरिस्टेम धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, अपने वृद्धि को शो करते रहते हैं, अपनी वृद्धि को दिखाते रहते हैं। जो तना होता है उनके नोड पार्ट, ये अपने नोड पार्ट, इसमें यहाँ पर हम और बना लेते हैं। तो तने के नोड पार्ट से हमें पत्तियों निकली हुई दिखाई देती हैं। तो इस नोड पार्ट से हमें पत्तियाँ निकली हुई दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे हमें पत्तियाँ निकली हुई दिखाई देंगी यहाँ पर इस नोड पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह पत्तियाँ दिखाई देंगी, ओके। तो ये हमारा क्या है, एक एफिड्रा का पादप हमें दिखाई देता है जिस पर नोड पार्ट से हमें पत्तियाँ निकली हुई दिखाई दे रही हैं। ये नोड, ये है अपनी लीफ। और जो यहाँ पर लीफ होती हैं वो अपने चक्राकार क्रम में या सर्पिलाकार क्रम में या फिर अपने अलग क्रम में हमें दिखाई देती है। तो ये हमारा तना हो गया। तने के बारे में बात कर ली हमने। तना इनका छोटा ही होता है, ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं अपनी पत्तियों की, लीफ की देखते हैं कि इसमें लीफ अपना किस प्रकार से पाया जाता है। तो एफिड्रा के पादपों में जो लीफ होती है वो हरे रंग की कम दिखाई देती है, अर्थात यहाँ पर हरे रंग की पत्तियों का अभाव होता है। हरे रंग की पत्तियों का अभाव, ठीक है। हरे रंग की पत्तियों का यहाँ पर क्या मिलेगा, अभाव मिलेगा। और पत्तियाँ जो होंगी तने पर नोड पार्ट से विकसित होती है। तो नोड पार्ट से विकसित होती है, ठीक है। नोड पार्ट से हमें ये विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। जो पत्तियाँ होती हैं नोड पर हमें 4 से 5 की संख्या में पाई जाती है। कितनी संख्या में होंगी ये, 4 से 5 की संख्या में दिखाई देंगी, ठीक है। और जो पत्तियाँ होती हैं यहाँ पर शल्क की प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं ये, शल्क पर्ण होती हैं, स्क्लेल लीफ होती हैं, ठीक है। हमें शल्क पर्ण भी यहाँ दिखाई देंगी, 4 से 5 की संख्याओं में दिखाई देंगी। अब जो पत्तियाँ होती हैं इस तने के जो नोड पार्ट पर लगी होती हैं, यहाँ पर हमारे क्या है, कुछ ये धीरे धीरे अपने और भी भाग यहाँ पर वृद्धि करता है। तो वहाँ पर हमारे 2 प्रकार की शाखाएं यहाँ पर मिलती हैं। तो एक होती है हमारी
असीमित वृद्धि में, मतलब कैसी भी वृद्धि होती है, और एक पाई जाती है हमारी सीमित वृद्धि वाली। तो शल्कपर्ण तो होगी, तो शल्कपर्ण हमारे क्या है, दो प्रकार की शाखाओं पर होगी। पहली होती है हमारी असीमित वृद्धि वाली शाखा। अब असीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर क्या देखेंगे हम कि शल्कपर्णों की उपस्थिति मिलेगी। क्या मिलेगी? शल्कपर्णों की उपस्थिति तो मिलेगी ही, 4 से 5 की संख्या में भी होगी, लेकिन जो पत्तियों का जो लगने का क्रम होगा, फाइलोटॉक्सी होगी, पर्ण विन्यास होगा। अब एक वर्ड और आया अपना नया यहाँ पर, वह है अपना पर्ण विन्यास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइलोटॉक्सी। ठीक है, अब पर्ण विन्यास या फाइलोटॉक्सी क्या है कि पत्तियों का किसी भी पादप पर लगने का क्रम। क्या? पत्तियों का पादप पर लगने का क्रम क्या है, किस सीक्वेंस में लगी हुई हैं, तो वो कहलाता है हमारा पर्ण विन्यास या फाइलोटॉक्सी। तो पर्ण विन्यास क्या है, हमने दो प्रकार से दिखाई देता है। तो इसमें पहला होता है हमारा चक्रीय प्रकार का। कैसा होता है हमारा? चक्रीय प्रकार का, सर्किल फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अचक्रीय रूप में। तो आप बाद में ये अपने एंजियोस्पर्म प्लांट में ज़्यादा दिखाई देता है, तो आप वहाँ पर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम। केवल यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा रूप देख लेते हैं। तो पर्ण विन्यास चक्रीय और अचक्रीय दो रूप में मिलता है। तो यहाँ पर जो असममित वृद्धि करने वाली शाखाएं होती हैं, उन पर शल्कपर्ण हमेशा चक्रीय क्रम में दिखाई देंगे, सर्कुलर वे में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पत्तियाँ कैसी होंगी? चक्रीय क्रम में दिखाई देंगी। कैसी होंगी? ये चक्रीय क्रम में दिखाई देती हैं, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देती हैं। ओके, तो असममित वृद्धि करने वाली शाखाओं पर। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी शाखाएं आती हैं हमारी सीमित वृद्धि करने वाली। कौन सी? सीमित वृद्धि करने वाली। अब सीमित वृद्धि करने वाली जो शाखाएं होती हैं, उन पर शल्कपर्ण उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर जो शल्कपर्णों का जो पर्ण विन्यास होगा वो चक्रीय क्रम में न होकर अपना दूसरा क्रम होता है। और दूसरे क्रम में हमारा जो चक्रीय क्रम का ही एक प्रकार होता है, उसमें पाया जाता है हमारा सम्मुख प्रकार का। कैसा होता है ये हमारा? सम्मुख प्रकार का। और सम्मुख में ये सम्मुख चतुष्क युग्म पाई जाती हैं। कैसी होंगी ये? हमारी चतुष्क युग्म में होंगी। और ये कैसी होंगी? ये सम्मुख होंगी। कैसी होंगी? ये सम्मुख होंगी। अब सम्मुख प्रकार का जो पर्ण विन्यास होता है वो कैसे होता है, तो उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये अपना कोई तना है, ये अपने यहाँ पर नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एक पत्तियाँ यहाँ पर निकली, एक पत्तियाँ यहाँ पर निकली, तो पत्तियाँ निकल रही हैं हमारी शल्कपर्ण। अपन बात कर रहे हैं किसकी? सम्मुख चतुष्क युग्म की, अर्थात अपोजिट। कैसी? अपोजिट सम्मुख, इसको बोलते हैं अपन सम्मुख, अपोजिट। तो ये पत्तियों का क्या है? एक पर्ण विन्यास का प्रक्रम ही होता है। तो यहाँ पर पत्तियाँ लगेंगी नोड पार्ट पर। अब दूसरी पत्तियाँ जब इस नोड पार्ट के ऊपर उपस्थित नोड पर लगेंगी, मतलब यह अपना एक नोड पर तो पत्तियाँ ये लग चुकी हैं, अब इसके ऊपर जो ये नोड है अपना ऊपर का दूसरे नंबर का, इस पर जो पत्तियों का लगने का क्रम होगा वो अपने इस नोड की पत्तियों से 90 डिग्री के एंगल पर घूम कर लगेगा। अर्थात इस नोड से हम क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाते जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमें किस प्रकार से पत्तियाँ मिलेंगी। तो पत्तियों का जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इस प्रकार से हमें पत्तियाँ दिखाई देंगी, इस प्रकार से हमें निकली हुई दिखाई देंगी। तो पत्तियों का ये क्रम कहलाता है हमारा सम्मुख चतुष्क युग्म। अब सम्मुख तो ये हो गया क्योंकि एक दूसरे के सम्मुख हैं ऐसे, तो हमने बोल दिया अपोजिट। चतुष्क क्यों बोला? क्योंकि हमें 4 की संख्या में या 5 की संख्या में ये पाई जाती है, तो सम्मुख चतुष्क रूप में ये मिलता है। और फिर इसको बोलते हैं अपन अपोजिट डेकुसिएट। क्या बोलते हैं फिर इसको हम? अपोजिट
डेक्यूसेट, ठीक है। अपोजिट डेक्यूसेट प्रकार का यहाँ पर पर्ण विन्यास मिलता है। अपोजिट डेक्यूसेट प्रकार का पर्ण विन्यास आपने क्या है देखा भी है और जनरल वे में हम देखते भी हैं। तो आपने कैलोट्रोपस का पादप देखा होगा। कौन सा? कैलोट्रोपस, आंकड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंकड़ा, आंख का पादप। तो आप देखना आंख के पादप को, उसमें क्या है नीचे की ओर पत्तियां ऐसे लगी होंगी नीचे, ठीक है। नीचे की नीचे की पत्तियों को देखना ऐसे लगी होंगी। फिर उसके ऊपर की पत्तियों को देखना, वो 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाएंगी और ऐसे लगी हुई दिखाई देंगी फिर, ठीक है। अब ऐसे लगी होंगी, फिर उसके ऊपर देखेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल पर फिर घूम जाएंगे तो ऐसे लगी होंगी। तो पत्तियाँ क्या है, एक बार तो ऐसे हैं, फिर एक बार 90 डिग्री के एंगल पर घूमकर ऐसे हैं, ठीक है। तो ये ही अपना क्रम क्या कहलाता है? अपोजिट। और अपोजिट में ही क्या कहलाता है? अपोजिट डेक्यूसेट, ठीक है। कौन सा कहलाता है ये? अपोजिट डेक्यूसेट। हिंदी में इसको बोलते हैं हम सम्मुख क्रॉसित। क्या बोलते हैं इसको हम? सम्मुख क्रॉसित। तो ये सम्मुख क्रॉसित भी हमारा क्या है? एक फाइलोटॉक्सी का टाइप होता है जो एंजियोस्पर्म प्लांट में डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन एफिड्रा प्लांट में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे अपोजिट डेक्यूसेट समझ में। कैलोट्रोपिस का पादप, आँख के पादप में इसका उदाहरण देख लेना अच्छे से। आँख, बॉटनिकल नेम इज कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। क्या है इसका? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इसका बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम। भारत में इसकी दो जातियां पाई जाती हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और कैलोट्रोपिस गैंगेटिका। कैलोट्रोपिस गैंगेटिका। तो आपने, हम बोलते हैं ना सफ़ेद आँख, किसी के घर में लगा होगा अपना सफ़ेद आँख, और ये होता है अपना सामान्य, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एक जाति और कैलोट्रोपिस गैंगेटिका दो जातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये हमारा सामान्य आँख है और ये हमारा सफ़ेद आँख होता है, ठीक है। तो उसमें हमें अपोजिट डेक्यूसेट प्रकार का पर्णविन्यास देखने को मिलेगा। उसी प्रकार का पर्णविन्यास हमें एफिड्रा प्लांट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पत्तियों के बारे में। तो हमारा जड़ कंप्लीट हो गया, तना हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने पत्तियों को भी देख लिया है। तो हमारी क्या है, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो हमारी कंप्लीट होती है। बाहर से हमने देख लिया है, पत्तियां शल्कों के रूप में 4 से 5 पे हैं। असममित वृद्धि करने वाली शाखाओं पर हमें क्या है, चक्रीय रूप में पत्तियां दिखाई दे रही है। जो सीमित वृद्धि करने वाली शाखाएं हैं उस पर हमें सम्मुख चतुष्क या फिर अपोजिट डेक्यूसेट, अपोजिट सम्मुख क्रॉसित के रूप में हमें दिखाई देती हैं। कैलोट्रोपिस उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी की, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी अपनी क्या होती है? एनाटॉमी होती है, ठीक है। तो उसको देखेंगे अब हम। तो अपन अब बात करेंगे किसकी? इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी की। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और इसका दूसरा नाम क्या है अपना? एनाटॉमी, ओके। आंतरिक आकारिकी या फिर इसकी क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में शारीरिकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे अपने रूट की। किसकी बात करेंगे हम? रूट की या जड़ की। तो जब एफिड्रा के पादपों को हम स्लाइड में काटते हैं, उसकी जड़ों को हम देखते हैं स्लाइड पर, तो हम देखते हैं कि इसकी जड़ों में हमें 3 प्रकार का संरचना हमें दिखाई देती है। 3 प्रकार की संरचना इसमें व्यवस्थित होती हैं। तो 3 प्रकार की संरचना कौन कौन सी है? तो सबसे बाहर का स्तर पतला स्तर होता है और वह है हमारा कौन सा? मूलीय त्वचा वाला। कौन सा स्तर कहलाता है वह? मूलीय त्वचा, और इसको बोलते हैं हम एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिब्लेमा।
दूसरा स्तर होता है हमारा वल्कुट का। कौन सा होता है हमारा? वल्कुट का या फिर कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा आंतरिक स्तर और वो है हमारा रंभ या स्टील का स्तर। ठीक है, तो इसकी संरचना में हमें 3 स्तर मिल चुके हैं। अपना पहला हो गया मूलीय त्वचा, दूसरा हो गया अपना वल्कुट और तीसरा हो गया हमारा रंभ का स्तर। तो अब हम सबसे पहले अपना जो मूलीय त्वचा का स्तर है उसको देखते हैं अब कि इसमें मूलीय त्वचा हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। तो मूलीय त्वचा को देखेंगे तो मूलीय त्वचा एफिड्रा के पादपों में एकल स्तर पर, कैसा? एकल स्तर पर यूनिसेरिएट, एकल स्तर। ठीक है, एकल स्तर होता है, यूनिसेरिएट होता है और एकल कोशिकाओं का बना हुआ स्तर यह पाया जाता है। इस एकल स्तर पर हमें बाहर की ओर कुछ रोमनुमा संरचनाएं मिलती हैं, अर्थात हमें मूल रोम, रूट हेयर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे यहाँ पर? हमारे रूट हेयर। ठीक है, एकल स्तर हो गया और हमारा यह है मूल रोम कहलाता है। ओके, और जो हमारी ये एपिब्लेमा होती है एकल स्तर में पाई जाती है, चारों तरफ से हमारे क्या है सर्कुलर शेप में या अंडाकार शेप में हमें देखने को मिलती है। तो हम इसको साथ साथ में डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमारी बाहर की ओर पाई जाएगी ये एपिब्लेमा और इसमें हमें क्या है ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये है हमारे क्या मूल रोम और ये है हमारी क्या एपिब्लेमा। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस। ठीक है, और ये है हमारे रूट हेयर। ठीक है, तो ये हो गया एपिब्लेमा। उसके बाद में हमारा दूसरा स्तर पाया जाएगा वल्कुट का स्तर। कौन सा? वल्कुट या कॉर्टेक्स का स्तर। और एफिड्रा के पादपों में जो कॉर्टेक्स होता है वो हमें मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। कौन सी कोशिकाओं का? मृदुतकीय कोशिकाओं का, पेरेन्काइमेटस सेल्स का, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ यहाँ पर अपना वल्कुट पाया जाता है। वल्कुट में हमारी पूरी पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, अंडाकार आकृति में दिखाई देंगी या फिर हमें गोलाकार संरचना में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की यह मृदुत कोशिकाएं हमारी देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो इनका कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में अंदर की तरफ हमें एंडोडर्मिस का भी स्तर मिलता है। क्या? एंडोडर्मिस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एंडोडर्मिस स्तर अंदर की ओर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतःत्वचा। क्या बोलते हैं इसको हम? अंतःत्वचा। ओके, तो ये हो गई हमारी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो यहाँ पर होती है हमारी ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी हुई होती है। किससे? ढोलाकार कोशिकाओं से, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैरल शेप्ड सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? बैरल शेप्ड। तो ऐसे होंगी कोशिकाएं हमारी, ऐसे ढोलाकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंडोडर्मिस का भी स्तर मिलेगा। तो हम डायग्राम में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स में ये अंदर की तरफ और कॉर्टेक्स, जो इसका कॉर्टेक्स होता है बाहरी और आंतरिक दोनों में ही यहाँ पर बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो आंतरिक व बाहरी वल्कुट में विभाजित रहता है। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया हमारा बाहरी या आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारी ये मृदुतकीय कोशिका है और यहाँ पर कुछ हमारा द्रव्य भरा हुआ होगा और ये है हमारा कौन सा स्तर है? ये हमारा आंतरिक स्तर या आंतरिक वल्कुट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है हमारा इंटरनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हमें अंदर की ओर कुछ एंडोडर्मिस की भी कोशिकाएं मिलती हैं। तो एंडोडर्मिस की सेल्स हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो ये है हमारी क्या? एंडोडर्मिस की सेल्स। एंडोडर्मिस
डर्मिस सेल। ठीक है, ये एंडोडर्मिस की कोशिका हो गई। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं के नीचे हमें पेरिसाइकिल का भी स्तर पाया जाता है। किसका? पेरिसाइकिल, और जिसको हम बोलते हैं परिरंभ। क्या बोलते हैं इसको हम? परिरंभ। तो परिरंभ क्या होता है? यहाँ पर स्टील पार्ट को या रंभ वाले भाग को घेरे हुए रखता है। ठीक है, रंभ वाले भाग को घेरे हुए रखेगा। तो ये एंडोडर्मिस स्तर था। इस एंडोडर्मिस को हम डार्क से बना लेते हैं। और चलो, अब उसके बाद में हमारा नीचे यहाँ पर पाया जाएगा ये पेरिसाइकिल का स्तर। तो ये रहा हमारा डॉटेड लाइन से जो किया हुआ है, ये है हमारा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल परिरंभ हो गया। और परिरंभ के अंदर हमारा क्या होगा? रंभ। तो हमारा तीसरा स्तर आता है हमारा कौन सा? स्टील या रंभ। ठीक है, जो पेरिसाइकिल की कोशिका होंगी वह भी मैं अपनी कैसी होंगी? मृदुतकीय ही होंगी। यहाँ पर कैसी होंगी? मृदुतकीय ही होती हैं। अब स्टील की बात करते हैं, रंभ की। तो रंभ जो यहाँ पर होता है हमारा कैसा होता है? मृदुतकीय कोशिकाओं का ही बना हुआ होता है। ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। और जो रंभ होता है इसमें हमें जाइलम और फ्लोएम, क्या? जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें अपने वैस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? अपने वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल में अपने जाइलम और फ्लोएम होते ही हैं। तो अंदर की ओर हमें क्या पाया जाएगा? अपना वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर हमें वैस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। ठीक है, ये रहे अपने वैस्कुलर बंडल। और इनके चारों तरफ ये एक की तरफ ये यहाँ पर अपना फ्लोएम दिखाई देगा ऐसे। तो जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनमें अगर व्यवस्था को देखी जाए तो वैस्कुलर बंडल हमेशा अरीय क्रम में दिखाई देते हैं। कैसे? अरीय अर्थात रेडियल। और रेडियल वैस्कुलर बंडल आप जानती हो जिसमें क्या है? एकांतर क्रम हो, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम। ठीक है, तो अरीय प्रकार के वैस्कुलर बंडल यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो वैस्कुलर बंडलों में जाइलम होते हैं या फ्लोएम होते हैं वो डाई आर्च कंडीशन में दिखाई देते हैं। कैसी कंडीशन में? डाई आर्च, दो ही संख्या में, दो जाइलम है और दो ही फ्लोएम है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी? डाई आर्च कंडीशन कहलाती है। ठीक है, द्वि आदि दारुक अवस्था, डाई आर्च कंडीशन। ठीक है, तो दो जाइलम दो फ्लोएम। अब जाइलमों में यहाँ पर क्या है? जो बाहर की तरफ ये हैं हमारे, वो हैं हमारे प्रोटोजाइलम, और अंदर की तरफ है वो हमारे मेटाजाइलम। तो ये हैं हमारे प्रोटोजाइलम। ओके, और ये हैं हमारे मेटाजाइलम। ठीक है, और ये हैं हमारे क्या? फ्लोएम। ओके, तो ये हमारा फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, और हमारा क्या? मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम हो गया। ठीक है, व्यवस्था क्या है इनकी? अरीय प्रकार की है और द्विआदि उदारक है। संख्या में दो पाए जाते हैं हमें। ठीक है, संख्या में कितने हैं? ये दो हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो अपना जाइलम है उसमें वेसल्स की अनुपस्थिति है। क्या? जाइलम में वेसल्स या वाहिकाएं अपनी कैसी हैं? अनुपस्थित हैं। और फ्लोएम में अपनी क्या हैं? कौन सी सेल्स? कंपेनियन सेल्स, सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सह कोशिका। तो यहाँ पर क्या है? अनुपस्थित होंगी। जाइलम में तो अपना वेसल्स और फ्लोएम में अपनी कंपेनियन सेल्स यहाँ पर एब्सेंट होती हुई दिखाई देंगी। तो ये हो गया हमारा जाइलम और फ्लोएम। उसके अलावा और भी अगर एक्स्ट्रा में देखें तो जो जाइलम होता है उसमें हमें क्या है? प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में विभाजित है। तो अपने मेटाजाइलम में जो लिग्निन का जमाव होगा यहाँ पर हमें पीटेट के रूप में मिलेगा, गर्तों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम में हमें क्या है? परिवेशित गर्त दिखाई देंगे। ठीक है, गर्तों के रूप में यहाँ पर उसका विन्यास होगा। ऐसे पीट्स दिखाई देंगे, ऐसे लिग्निन के पीट्स। ठीक है, और जो अपना
मेटाजाइलम होगा, मेटाजाइलम में भी अपने परिवेशित गर्त होंगे और प्रोटोजाइलम में परिवेशित गर्तों के साथ साथ में हमें सर्पिलाकार भी कभी कभी दिखाई देता है। कैसा? सर्पिलाकार गर्त। तो सर्पिलाकार गर्त कैसा होता है? सांप की जैसे, बिल्कुल ऐसे सर्पिलाकार गर्त होता है, ठीक है। और अपना मेटाजाइलम में दिखाई देंगे अपने कौन से? परिवेशित या फिर पीटेड गर्त। ओके, तो यहाँ पर अपने पीट्स बनेंगे लिग्निन के, तो यहाँ पर ये जवाब हो गया। तो ये हमारा मेटाजाइलम हो गया, परिवेशित गर्त। और इस प्रकार हमारी क्या है, जो एफिड्रा की एनाटॉमी है रूट की, वो हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में हम स्टेम को देखेंगे, तो स्टेम को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।